प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जासिर साहब और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर डेयरी फार्मिंग का जो सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हमने लोकल ब्रीड्स के अंदर तो देख लिया कि कौन कौन सी ब्रीड अवेलेबल हैं। अगर हम इसको देखें कि हम लोग जो बैरून ममालिक से जो बेहतर नस्ल की जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर गाय इंपोर्ट कर रहे हैं, जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, उनमें कौन सी ऐसी ब्रीड है जो कमर्शियल बुनियादों के लिए सबसे अच्छी है? देखिए उसमें फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन जो है वो उसको बेहतरीन ब्रीड कहा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जर्सी भी है और कुछ और ब्रीड्स भी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो फ्रीजियन जो है ना वो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए बेहतर ब्रीड है। जो फ्रीजियन गाय है इसकी रोज़ाना की औसत दूध की पैदावार कितनी है? औसत दूध की पैदावार वो 25 से 30 लीटर है। ये एक वक्त की बता रहे हैं या 2 वक्त की? ये एक दिन की बता रहे हैं। अच्छा, टोटल 24 आवर्स क्या बता रहे हैं। और इसकी कीमत कितनी है मार्केट के अंदर? मार्केट में ये आपको जो ना वो 2.5 लाख से 2.25 लाख से 3.5 लाख तक। डॉक्टर साहब ऐसा भी है कुछ लोगों ने ये गाय खरीदी जी, लेकिन उनकी ये गाय मर गई, उनको लॉसेस हुए, वो उतनी प्रोडक्शन नहीं ले पाए। जी जी। आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर उनकी तरफ से उस जानवर की संभाल में कोई इशू आया था? जी बिल्कुल, जो उनकी संभाल में, इसमें जारी बात है जब आप एक चीज़ लेके आते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो उसमें उसका मैनेजमेंट का भी इशू आता है और उनकी हाउसिंग का भी इशू आता है, और वो दोनों जो चीज़ें ना वो उसको देखना पड़ता है। अगर किसी ने, जिसको हम वलायती नस्ल कहते हैं बेसिकली, अब तो वो मिक्सचर हो गया, अगर किसी के पास खालिस ब्रीड किसी ने इंपोर्ट कर ली है वलायती नस्ल जिसको हम कहते हैं फ्रीजियन, जी, उसके कौन कौन से उसको स्टेप्स लेने होंगे उस गाय से अच्छी पैदावार लेने के लिए? देखें सबसे पहले तो जो डेयरी फार्मिंग अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है जी, और वो एग्जॉटिक गैर बैरूनी जो बैरूनी एनिमल्स हैं, बैरूनी गायें उनके साथ आगाज़ करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको पूरा जो ना वो देखना पड़ेगा कि हमारे जो लोकल सेक्टर है, डेयरी सेक्टर, वो है क्या। ठीक है जी। उसके बाद उसको देखना ये पड़ेगा कि ये जो मैं एनिमल्स लेने जा रहा हूँ जी, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है जी। उसके लिए उसको एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब जी मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैंने एनिमल लेके आने हैं, तो फिर वो उसके लिए पहले उस जानवरों के लिए जो ज़रूरी हाउसिंग है वो उसके मुताबिक उसको अपने शेड तमीर करवाने पड़ेंगे। वो शेड की क्या खासियत होनी चाहिए जो उस जानवर के लिए है? देखें मॉडर्न शेड जो ना वो बेसिकली तीन किस्म के होते हैं। जानवरों की जो रहाइश गाह है वो 3 किस्म की होती है। ठीक है। एक वो है कि जिसमें आप जानवर को बांध देते हैं। ठीक है। और एक वो है जिसमें आप जानवर को खुला छोड़ देते हैं। ठीक। गाय जो वो बेसिकली हर्ड एनिमल है, वो खुला रहने वाला है। ठीक। अगर जानवर को आप खुला छोड़ देंगे तो ये बहुत आसानी से बात समझी जा सकती है कि ज़्यादा तादाद में जानवर को खुला छोड़ने से फार्म की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। और अगर आप जानवर को बांध देते हैं तो वो आपकी डेयरी फार्मिंग के लिए एक जहर कातिल है। अच्छा जी। जानवर को आप मुस्तकिल तौर पर बांध के नहीं रख सकते? नहीं, क्योंकि जानवर को आज़ादी देने से आपकी यकीनन उसकी पैदावार में इजाफा होता है। ठीक है। अब क्या है जी, अब दुनिया भर में इन दोनों के दरमियान का एक सिस्टम आया है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं फ्री स्टॉल सिस्टम। अच्छा। उस फ्री स्टॉल सिस्टम में ये होता है कि उसमें जानवर को एक शेड में बांध दिया जाता है जी, एक शेड में छोड़ दिया जाता है। अच्छा। जिसके अंदर जानवर को बैठने के लिए स्टॉल्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे जो ना वो पार्टीशंस कर दी जाती हैं जिसमें जानवर बैठ सकता है। अच्छा। और उसके घूमने फिरने के लिए भी जगह दे दी जाती है। ठीक है जी। अब जब जानवर का दिल करता है कि वो सैर कर ले, वो चल फिर ले, तो वो चल फिर लेता है। जब उसका दिल करता है जी वो खा पी ले, तो वो खा पी लेता है। अच्छा। और जब उसका दिल करता है कि वो आराम कर ले तो वो अपने स्टॉल में जाके बैठ के आराम कर लेता है। तो ये फ्री स्टॉल सिस्टम जो है ये मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के लिए जो ना वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो रिकमेंडेड है। और पाकिस्तान में भी जितने आप मॉडर्न डेयरी फार्म देखेंगे वहाँ पे फ्री स्टॉल सिस्टम ही आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब इसके लिए जानवर कितने बाई कितने मीटर की जगह दरकार होती है? देखें इसमें अगर हम फार्म की डायमेंशन की बात करें तो इसमें जो वो शेड जो ना वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इस तरह से तामीर किया जाता है कि आप 2 साइडों पे जानवर रखते हैं और दरमियान में आप वो जो ना फीडिंग के लिए जगह छोड़ देते हैं, जिसको हम फीडिंग जो ना वो वे कह सकते हैं। ठीक है जी।
उस फीडिंग वे की जो ना वो तकरीबन आप 10 से 14 फीट तक वो जगह छोड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी उस मशीनरी पे जो कि उसके अंदर चलनी है, ठीक है जी। उसके बाद आप दोनों साइडों पे एक टेबल बना देते हैं, एक जगह बना देते हैं, ठीक है जी, 2-2 फीट की, जिसको आप फीडिंग टेबल बोल सकते हैं। ठीक है जी। उससे पीछे आप चले जाते हैं जानवर के जो ना वो बैठने और उसके चलने फिरने की जगह, ठीक है। उसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो उसमें वो जगह होती है जिसको हम वॉकिंग एरिया कहते हैं, जिसने चलना होता है, जहाँ पे जानवर चलता फिरता है, ठीक है जी। वो हम तकरीबन जो ना वो 12 से 14 फीट तक जो ना वो रख लेते हैं। ठीक है जी। उसमें जानवर चलता फिरता है, उसके सामने वो देखें ना कि दरमियान में फीडिंग टेबल है, ठीक है जी, दोनों साइडों पे जानवर के वो चलने फिरने की जगह है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पीछे ये प्लीज ये आखिरी एक स्टेप रह गया, बताइए। उससे पीछे जो ना वो हम जानवर के बैठने के लिए स्टॉल्स बना देते हैं, ठीक है जी। उसकी वो पार्टीशन कर देते हैं, जिसकी चौड़ाई 3 से 3.5 से 4 फीट होती है, ठीक है जी, और उसकी लंबाई 7 फीट होती है और ऊंचाई तकरीबन 4-4.5 फीट होती है, ठीक है। उन पार्टीशन में जानवर का जब दिल करता है वो बैठ जाता है, जब उसे चलना फिरना होता है वो चलने फिरने के लिए बाहर आ जाता है और खाता पीता है। डॉक्टर साहब ये जो आपने ये स्टॉल का फ्री स्टॉल मेथड बताया, फ्री स्टॉल आया हमारे देसी भैंसों के लिए भी एक आरामद है? देसी भैंसों में अभी तक फ्री स्टॉल फॉर्म देखने में नज़र से गुजरा नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी एक कंपनी जो है हमारी वो यहाँ पे भैंसों को मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में लेके आ रही है। अच्छा। और उनको उम्मीद है कि जो ना वो इससे कारगर होगा। तो अभी देखते हैं कि अभी अनफॉर्चुनेटली जो ना वो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में हमारी जो भैंसें हैं उनको नहीं लिया जा रहा, उसमें कुछ मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं और जिसकी वजह, लेकिन अभी कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे मुलाकात हुई है और वो एक हमें एक पॉजिटिव है कि एक प्रोजेक्ट वो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए तो ये बेहतरीन होगा, क्योंकि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन भैंस है, और अगर हम एक भैंस को वर्ल्ड लेवल की मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में अगर हम उसको इंडल्ज कर देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक अजीम सरमाया होगा, और हम इससे वो ना कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, और हम खुद भी जो ना वो थ्रू आउट द वर्ल्ड मज़ीद मशहूर हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जो एनिमल्स इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर से, जाहिर सी बात है उसका एक इशू ये है कि उसके ऊपर हमारी हुकूमत की तरफ से कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से इन एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पाकिस्तान में नहीं थी, वो बीमारियां पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गई हैं। जैसे यूरोप में एक बहुत बड़ी बीमारी थी मैड काऊ की, वो दुनिया भर में आई लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये खदशात जाहिर कर रहे हैं कि इन जानवरों के ऊपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि हर शख्स अपनी मर्जी का जानवर इंपोर्ट ना करे, उसकी सेहत का पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म के वायरसेस ना आ सकें। जी बिल्कुल अब्दुर्रहमान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप बाहर से सिर्फ गाय की बात नहीं, किसी भी किस्म का एनिमल जब वो एक जगह से दूसरे मुल्क में इंपोर्ट होता है तो उसको वो स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजरना चाहिए, और वो जो क्वारंटाइन का प्रोसेस होता है जिसमें उसको एक मखसूस अरसे के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है, और वो उस प्रोसेस से गुजरना चाहिए और उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि अगर उसमें कोई बीमारी हो तो वो उसका पता चल सके और वो हमारे जो लोकल एनिमल्स हैं उनमें वो ट्रांसफ़र ना हो। तो इस सिलसिले में प्रॉपर जो ना वो प्लानिंग होनी चाहिए और प्रॉपर जो कानून साजी होनी चाहिए ताकि हम जो बाहर से एनिमल्स आ रहे हैं उनके साथ जो ख़तरनाक बीमारियां आ सकती हैं उनसे बचा जा सके। इस पर बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए और इस पर जो ना वो प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये तो हुए बड़े लोगों के ख्वाब, जी, ये बड़े लोगों की प्लान। जी जी। अब हम आते हैं छोटे किसानों, बिल्कुल, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 90% जो किसान है वो छोटा जिम्मेदार है, छोटा किसान है, जिसके पास जानवर तो है, वो 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन उसके पास इतना सरमाया नहीं है कि उनकी शेड बना सके, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। आप उनके लिए कौन से ऐसे इकदाम तजवीज़ करते हैं जो बआसानी जिनके ऊपर अमल करके वो अपने जानवर की पैदावार में इजाफा मुमकिन बना सकता है? अब्दुर्रहमान साहब, आपने बहुत ही प्यारी बात की है और इस पे बिल्कुल हम कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि वो अपने एक खड़ी हुई इमारत को गिरा के दोबारा से नए सिरे से शुरू करना चाहे। हमेशा मॉडिफिकेशंस की बात होती है, ठीक है जी।
अब हमारा लोकल फार्मर जो है वो यकीनन अपने जो उसका जो डेयरी का सेटअप ऑलरेडी चल रहा है उसमें कुछ बेहतरियाँ लाकर वो अपना जो ना वो मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट जो ना वो गेन कर सकता है। वो बेहतरियाँ वो क्या ला सकता है जी? उसमें कुछ तो एक बातें जो ना वो आपको निकाल बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसिंग की, ठीक है जी। आप उसकी रिहाइश की बात कर रहे हैं। मैं रिहाइश की बात करूंगा। रिहाइश में जी आज ही वो अपने जो ना वो जानवर के गले से रस्सी निकाल दें। वो जानवर तो चोरी हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा? नहीं, रस्सी निकालने का ये मतलब नहीं है कि वो उसको बाहर छोड़ दे। अच्छा। रस्सी निकालने का मतलब ये है कि अगर उसका कोई शेड बना हुआ है, ठीक है जी, और उस शेड के अंदर उसने जानवर को किले के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, आगे उसके खुरली है, तो वो अपने जो शेड के पीछे उसकी दीवार है, ठीक है जी, वहाँ पे कुछ भी ना करे, सिर्फ लकड़ के वांस लेके उसके साथ वो बाउंड्री बना दे, ठीक है जी, फिर वो कहीं नहीं जाता आपका जानवर। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। उससे क्या होगा जी, जानवर खुला होगा, आज़ाद फिरेगा, जब उसका दिल करेगा वो खाएगा, जब उसका दिल करेगा पिएगा। नंबर एक बात। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है जी कि फीडिंग का एक टाइम रख दिया जाता है, पानी पिलाने का एक टाइम रख दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है जी। फीडिंग आपकी जो ना वो जानवर के सामने हर वक्त खुराक होनी चाहिए और 24 घंटे पानी होना चाहिए। आप 24 घंटे आप अगर अपने पानी की अवेलेबिलिटी 24 घंटे कर देंगे तो आप यकीनन 1 लीटर से 2 लीटर तक जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज पर डे कर सकते हैं। 1 से 2 लीटर दूध हम लोग जानवर का बढ़ा सकते हैं, और अगर आप उसके गले से रस्सी निकाल देंगे तो फिर भी आप इतना बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर जिसके पास जानवर है वो उसके गले से रस्सी निकाल दे जी, और पानी उसके सामने, जानवर की एक्सेसिबिलिटी यानी कि जानवर की पहुंच में पानी हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका जानवर जो है 2 से 4 लीटर तक बिल्कुल एक दिन में दूध बढ़ा सकता है। बिल्कुल बढ़ा सकता है। डॉक्टर साहब ये आप नहीं लेकिन इसके साथ जी इसके साथ साथ बाकी चीजें भी आएंगी। उसमें जानवर की फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फीडिंग में हम बात करते हैं 2 चीजों की बुनियादी तौर पर। अच्छा। एक है जी चारा, ठीक है, और दूसरा है कंसंट्रेट जिसको हम वंडा बोलते हैं, ठीक। अब चारे के अंदर ये है जी कि चारे के अंदर चूंकि हमारे पाकिस्तान के मौसमी हालात के मुताबिक चारा साल साल एक जैसा नहीं रहता, बिल्कुल। उसमें कुछ दिनों में चारा वाफर मिकदार में होता है और उसकी कीमत कम होती है, और कुछ दिनों में चारा जो है ना वो बहुत कम अवेलेबल होता है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। और इवन जानवर को कुछ भी नहीं खाने को मिलता तो फिर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें खिलानी पड़ती है जिससे पेट को तो भरा जा सकता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसका तरीका क्या किया है कि दुनिया भर का एक असूल है कि अगर आपके पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हो तो उसके ज़िया की बजाय उसको महफूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमें डेयरी फार्मिंग में भी इसी असूल को अपनाना होगा कि जिन दिनों में हमारे पास चारा वाफर मिकदार में होता है हम उसको महफूज कर लें। अब चारे को महफूज करने के 2 तरीके हैं, एक है कि उसको साइलेज में बना लिया जाए, साइलेज, और दूसरा तरीका है कि उसको हे में बदल दिया जाए। साइलेज बेसिकली इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा कि जिस तरह हम घरों में अचार डालते हैं, साइलेज को हम चारे का अचार कह सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो फार्मर है वो अपने जो चारे को वो साइलेज में तब्दील कर ले, ठीक है, नंबर 1 बात, और वो अपने जो ना वो जानवर को खिलाए। अब उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके पास जो आपके चारे की कीमत है जो कि अब आपको साइलेज की शक्ल में मिलेगा उसकी कीमत 1 हो जाएगी, ठीक। दूसरा, आपके जो जानवर को जो खुराक मिलेगी साइलेज की शक्ल में वो सारा साल एक जैसी रहेगी। अच्छा, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जानवर की जब हम खुराक बदलते हैं जी तो उसका जो निज़ाम है वो ऐसा है कि खुराक बदलने से उसका वो जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जब डिस्टर्ब होएगा तो डेफिनेटली उसकी जो ना वो प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगा। 1 महीना लगेगा नए चारे के मुताबिक अपने पेट को डालने में, वो प्रोडक्शन को जो ना इफेक्ट करेगा। तो इससे यूनिफॉर्म प्रोडक्शन जो ना वो सारा साल प्रोडक्शन आपकी गैर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। साइलेज पे आने से आपका जो ना वो यूनिफॉर्म होगा। और इसके साथ अच्छा अभी भी कुछ रहते हैं, एक चीज रहती है जी, इसके साथ आपको जानवर को वंडा खिलाना होगा जी, ठीक है। अब वंडा के लिए जो ना वो आप मुख्तलिफ कंपनीज मार्केट में फ़रोख्त कर रही हैं वंडा, और वो रेकमेंड भी करती हैं कि किस मिकदार में दिया जाना है। नॉर्मली जितना आपका दूध पैदा होता है, ठीक है जी, उसके आप आधा वंडा, लाइक अगर आपका जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है तो आप उसको जो ना वो 5 किलो वंडा जो ना वो खिलाएंगे। तो ये वंडा जो ना ये आपको जानवर को देना चलेगा। इसके साथ साथ कुछ मिनरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको मिनरल सप्लीमेंट्स से हमारा देखिए एक बात में डिफर करूंगा आपसे।
हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा जो किसान है वो एक गरीब किसान है, उसकी अक्सरियत जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता कि उसके तो अपने खुराक की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो वो जानवर की न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ से पूरी करेगा। बेसिक हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम लोग बेसिकली उसको मोटी मोटी ऐसी बातें बने जी, ये बड़ी मोटी बात है कि अगर आप उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर छोटी चीजों के अंदर चले जाएंगे। मैं बिल्कुल न्यूट्रिशन वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंपल उनको दो बातें बता रहा हूँ जी। एक, आप अपने जानवर को साइलेज पे लें, ठीक है जी। दूसरा, आप अपने जानवर को वंडा खिला दें, ठीक है। साइलेज भी आपको जो ना वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रेनिंग भी करवाती हैं साइलेज कैसे बनाना है, ठीक है जी। और अनकरीब आपको, बल्कि अभी आपको बाजार में बना बनाया साइलेज भी बहुत दस्तयाब है, ठीक है जी। वंडा भी आपको हर जगह से बड़ा आसानी, वो लोग खल भी तो खिलाते हैं ना जी, बिल्कुल ठीक है। जब वो खल खिला सकते हैं, उस पर पैसे खर्च करते हैं, वो महंगी भी है वंडे की निस्बत, तो वो वंडा क्यों नहीं खिला सकते, ठीक है जी। वो खिलाना होगा, वंडा खिलाना होगा और मिनरल मिक्सचर। दूसरा काम ये करें कि अपने जानवर की जो खुरली है उसके अंदर एक एक जो ना वो नमक का ढेला रख दें, वो तो नॉर्मली होता है, ठीक है जी। तो ये अगर सारी चीज़ें, ये कुछ मैनेजमेंटल एस्पेक्ट्स हैं जिनको अगर वो अडॉप्ट करेगा, तो हमें फार्मर को ये बात समझानी होगी, भाई ये जो तुम इस पे अपने पैसे खर्च कर रहे हो ये तुम्हारे ज़ाया नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब आखिर में ये समझाऊँ इस हिस्से में प्रोग्राम के में कि अगर जो हमारा किसान है वो 4 इकदाम कर ले तो उसकी एक दिन की पैदावार में 2 से 4 लीटर का इजाफा फी जानवर हो सकता है जी, बिल्कुल। पहला, वो उसके गले से उसके बाड़े के अंदर रस्सी उतारते जी, बिल्कुल। दूसरा, उसके पास पानी जो है वो इंश्योर करवाए 24 घंटे, जब उसका दिल करे जैसे वो खुराक खाता है पानी भी खाए। तीसरा, आपने उसकी खुराक जो है वो साइलेज के अंदर उसकी खुराक मेंटेन रखनी है जी, उससे ये होगा कि जानवर जो है उसकी एक वक्त की पैदावार 1 लीटर से 2 लीटर या 2 वक्तों के अंदर 2 से 4 लीटर, यानी कि हम कहें तो एक वक्त के अंदर जानवर 100 रुपया इजाफी देना शुरू कर देगा, जिससे किसान जो है वो ज्यादा आमदन कमा सकेगा। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।